Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I am Ramana Manik and I teach class 10, subject physics, chapter number 4, motion and force. Table of content, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. Now Newton's laws. Newton's laws explain the laws of motion of an object, its relation with applying force and its reaction. न्यूटन्स लॉज में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजूहत, इस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और इसमें होने वाली रिएक्शंस के बारे में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली न्यूटन के ये जो 3 लॉज थे ये फर्स्ट टाइम बुक में डिफाइन किए गए, दैट इज़ फिलोसोफिया नेचुरलाइज्ड प्रिंसिपिया मैथमेटिका, विच मीन्स द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Now statement: every body remains at rest or continues to move with uniform velocity in a straight line unless an unbalanced force act upon it. न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में कहते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी उस वक्त तक जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। अब अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ 2 पार्ट्स से कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ रेस्ट एंड सेकेंड वन इज़ मोशन। सो नाउ दिस इज़ अ फुटबॉल। अब जब ये रेस्ट कंडीशन में है तो इस वक्त इस पर 4 फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ से भी, इस साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी 4 फोर्सेस लग रही हैं, बट ये चारों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो ये एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल है ये रेस्ट में रहेगा। अब जब इस पर हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फुटबॉल अपनी कंडीशन या अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अब जब फुटबॉल अपनी मोशन में है और नेक्स्ट कंडीशन में अगर जब फुटबॉल मोशन में होता है, यानी कि कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन में रहता है, तो फिर जब ये हिट करता है एक नेट के साथ तो नेट के थ्रू इस फुटबॉल पर एक फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सो ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम जानते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। पार्ट 1 इज़, द फर्स्ट पार्ट इज सेज दैट अ बॉडी एट रेस्ट unless an unbalanced force acts upon it. For example, a book lying on a table remains at rest unless it is lifted or pushed by an external force. अब अगर हम इसकी बुक की बात करें तो टेबल पर बुक रेस्ट में है, लेकिन जो ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई, इसे पुश करेंगे, ऐसे लिफ्ट करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगी। चूँकि वो बॉडी मोशन में है इस वजह से ये बुक भी मोशन में आ जाएगी। क्योंकि बॉडी के साथ, बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो बॉडी के साथ साथ इस बुक की भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे बुक क्या है, हमारे पास मोशन में है। रेस्ट में थी, जब इस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की गई तो ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। नाउ पार्ट नंबर 2. Now in second part, Newton said that a body in motion remains in motion with uniform velocity unless an unbalanced force acts upon it. For example, a car which is moving on the straight line continue the motion and when any external force acts on it, then it becomes stop. अगर हम कार की बात करते हैं तो कार मोशन में अगर है तो वो अपनी कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी उस वक्त तक जब तक हम उस पर ब्रेक सप्लाई ना कर लें। जो ही हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वो कार अपनी स्टेट को चेंज करती है, यानी कि ब्रेक सप्लाई करने की वजह से वो कार मोशन से रेस्ट में आ जाती है। तो ये वजह है कि हम फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया is the force which resists against the change in state of rest or uniform motion of the object. इनर्शिया एक ऐसी फोर्स होती है जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरली पाई जाती है और इसे हम हिडन फोर्स और ड्रैगन फोर्स भी कह सकते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज करने की सूरत में रेजिस्ट करे, उसे रोके।
यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी हमेशा बॉडी मोशन में रहे. फॉर एग्जाम्पल, when a stationary bus suddenly starts moving, a person standing in the bus feels a push in backward direction because the lower part of his body moves with the bus but upper part remains at rest due to inertia. अगर हम बस की एग्जांपल लेते हैं तो बस में जो पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, अगर बस सडनली स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन में आती है, चूँकि पैसेंजर्स के फीट बस के फ्लोर के साथ अटैच होते हैं तो वो भी पैसेंजर का लोअर पार्ट मोशन में आता है, मोशन में होता है, लेकिन पैसेंजर का अपर पार्ट रेस्ट में होता है और वो रेजिस्ट करता है मोशन में आने के लिए. ये वजह है कि पैसेंजर जैसे बस स्टार्ट होती है तो वो बैकवर्ड मूव करता है, और ड्यू टू इनर्शिया पैसेंजर बैकवर्ड मूव करता है बिकॉज उसका अपर पार्ट रेस्ट में होता है और वो रेस्ट से मोशन में आने के लिए कुछ देर रेजिस्ट करता है, और वो जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास इनर्शिया कहलाती है, और ये वजह है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. Now Newton's second law of motion. When an unbalanced force acts upon a body, it is accelerated in the direction of force. अगर हम किसी भी बॉडी पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी. जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में उस एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी जो उस बॉडी में प्रोड्यूस हुई होगी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. अगर हम रिलेशन देखें एक्सेलरेशन का फोर्स और मास से तो हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. और अगर हम मास और एक्सेलरेशन के दरमियान ताल्लुक देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना मास कम होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सो इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स which is called equation 1, and acceleration is inversely proportional to the mass which is called equation 2. Now by combining equation 1 and 2, A equals to constant, which here we use the constant that is K, F 1 upon M. Now put the value of constant that is 1. A equals to 1 into F into 1 over M. Now multiply F into 1. Now F1 is a F over M, or we rearrange this equation. Now we get F equals to ma, which means force equals to mass into acceleration, and this is the Newton's second law of motion. Newton's third law of motion. To every action there is a reaction equal in magnitude but opposite in direction. न्यूटन के थर्ड लॉ में हमें पता चलता है कि जितनी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो इन रिटर्न ऑब्जेक्ट भी हम पर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. सो एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन. नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. नाउ अगर हम डेली रूटीन में कुछ एग्जांपल्स देखें अपनी डेली रूटीन में न्यूटन थर्ड लॉ की. सो ये फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम किसी बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इस बॉल पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉल को ग्राउंड की तरफ हिट करते हैं तो ये एक एक्शन हुआ, यानी कि ये फोर्स बॉल को हिट करेगी ग्राउंड में, और बॉल जितनी फोर्स से ग्राउंड में हिट होगी दैट इज़ द एक्शन. बट इन रिटर्न बॉल हम देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है. तो वह कैसे करती है कि जितनी फोर्स से जब बॉल हिट होती है ग्राउंड में, इन रिटर्न ग्राउंड भी उस पर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है और इसे अपवर्ड मूव करवाता है बॉल को. दैट्स वाई बॉल स्पिन करती है. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बुक ऑन टेबल. अब जब बुक टेबल पर होती है तो वो क्यों बैलेंस होती है, ये कैसे बैलेंस होती है, तो यहाँ पर भी थर्ड लॉ अप्लाई होता है. जब बुक अपनी एक फोर्स लगाती है टेबल पर दैट इज़ इट्स वेट, तो इन रिटर्न बुक टेबल भी इस बुक पर फोर्स लगाती है दैट इज़ द रिएक्शन.
ऑफ द टेबल. सो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है. दैट्स वाई वी राइट आर इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. तो जो अपोजिट रिएक्शन होगा equal in magnitude but opposite in direction, so negative sign shows the opposite direction of the reaction. So this is the Newton's third law of motion. Now we see the problems. Question number 1. A force of 20 Newton moves the body with an acceleration of 2 meters second minus 2. What is its mass? सो हमें एक फोर्स दी हुई है एक बॉडी पर जो इतनी फोर्स अप्लाई रही दैट इज़ 20 न्यूटन. फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है दैट इज़ 2 मीटर सेकेंड माइनस 2. नाउ व्हाट इज़ इट्स मास? सो गिवन डेटा में हम वो सब लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. दैट इज़ अ फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ए 2 मीटर सेकेंड माइनस 2 and required that is the mass of the body. So we use the formula of force that is F is equals to ma, and this is the Newton's second law of motion. Now we rearrange the formula or the formula becomes m equals to fa after rearranging. Now by putting the values of force and acceleration 20 by 2 and we cancel 2 ones are 2 and 2 ones are 2, 0 का 0. So the mass of the object or the body is 10 kg. Now the second problem is how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling. कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जब बॉडी 10 kg का जो मास है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा होगा, डाउनवर्ड फॉल हो रहा होगा, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी. सो द मास ऑफ द बॉडी इज़ 10 kg. दैट इज़ द गिवन डेटा. रिक्वायर्ड फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, एफ फाइंड आउट करनी है. नाउ फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू इट्स वेट. अब कितनी फोर्स इसे रिक्वायर्ड होगी जितना इसका वेट होगा, बॉडी का वेट होगा. सो एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू. नाउ वी नो दैट डब्ल्यू इज द वेट एंड द फॉर्मूला वेट इज एम जी. नाउ बाय पुटिंग दिस इक्वेशन, now by putting the values of this equation, that is 10 is the mass of the weight and 10 is the value of acceleration due to gravity which is constant. Now by using this in this equation, now 10 times the 100 unit becomes kilogram meter second minus 2 and we know that 1 Newton equals to 1 kilogram meter second minus 2 which is Newton. So force हमारे पास आ जाएगी जो required force होगी that is 100 Newton. Now your homework assignment is determine the acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है जबकि हमें कार का मास और फोर्स गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a force of 120 Newton acts on a stationary body for 4 seconds and the body acquire a velocity 36 meter second minus 1. Calculate the mass of the बॉडी. नाउ इस क्वेश्चन में हमें मास कैलकुलेट करना है बॉडी का जबकि हमें फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है.